हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई 2024 आंसर की फॉर द मैथमेटिक्स पेपर। सो बहुत से बच्चों ने मुझे पेपर ये सेंड किया था एंड फाइनली वी आर मेकिंग द आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि तुम्हारा एमसीक्यू का होता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारा जीएसटी के ऊपर था, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल्स द सीजीएसटी पेड बाय अ डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 120। अब यहाँ पे सीजीएसटी का वैल्यू इतना दिया है, ध्यान रखना। जब भी इंट्रा स्टेट सेल होती है तो वहां पे दोनों चीजें पे की जाती हैं, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। तो दोनों आधे आधे होते हैं, तो सीधी सी बात है जितना जीएसटी होगा उतनी एसजीएसटी भी होगा, तो दोनों तुम्हारे 120 हो जाएंगे। तो टोटल जीएसटी जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 240 का। सो 240 कितना परसेंट है तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट का, यही तुम्हें निकालना है। सो जीएसटी परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 2000 इन 200। ये निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल होकर 12% आ जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। टोटल जीएसटी 12% है। फिर उसके बाद आगे देखो, अगला यहाँ पे पार्ट 2, what must be subtracted from the polynomial x cube plus x square minus 2x plus 1 so that the result is exactly divisible by x minus 3। तो यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे सीधे सीधे x minus 3 मतलब x is equal to 3 वैल्यू पुट कर दो अपने इस पॉलिनोमियल में। जो रिमाइंडर आएगा वो कहीं ना कहीं तुम अगर हटा दोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर मतलब हट जाएगा पूरा पूरा। तो 31 तुम्हें माइनस करना होगा 31। तो 31 माइनस का नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना what must be subtracted बोला गया है, तो 31 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 31 कि डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पी स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखना है। मैंने कल बताया था कल के स्ट्रीम में दैट एक तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर पक्का एमसीक्यू आएगा। देखो आ भी गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो तुम्हारा बी है, बी तुम्हारा मिड टर्म होता है, ये तुम्हारा बी हो गया एंड ए तुम्हारा ये पी है और ये तुम्हारा सी वाला टर्म है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा एंड में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना, ए स्क्वायर का वैल्यू इतना गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे कई बच्चों ने ये चीज गलत की है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ए स्क्वायर जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे ए इंटू ए तुम्हें करना होगा, राइट। ए मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पे मैंने रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया जो कि आ गया 4804। देन उसके बाद जो तुम्हें गिवन वैल्यू है ए स्क्वायर का, यानी कि ये वाला, इससे तुम्हें कंपेयर करना है अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को। दोनों को कंपेयर करोगे तो x की जगह पे 8 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखो फिफ्थ, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 64। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये तुम्हारे 10 इवन टर्म्स है, मतलब यहाँ पे 10 टर्म्स है जो कि इवन है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में मीडियन कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे 2 टर्म्स में मिड वाले ऐड करने होते हैं। एक तो हो जाता है तुम्हारा n/2th टर्म और दूसरा हो जाता है n/2 + 1 टर्म, राइट। तो यहाँ पे दोनों को हम निकाल लेंगे, 5th और 6th टर्म आएंगे, तो दोनों टर्म्स का वैल्यू रख दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। मीडियन तुम्हें दिया हुआ है तो बस ये हमने मीडियन का वैल्यू रखा, x रखा प्लस x/4 रखा डिवाइड बाय 2 रखा, सॉल्व कर दिया। यहाँ से सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 62, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। फिर उसके बाद 6 देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, कोलिनियर बोला गया है, द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे दोनों मतलब ab का स्लोप और bc का स्लोप आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बस स्लोप का यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, सॉल्व कर लो। यहाँ से y का जो रिलेशन निकलेगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 - 3x, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ओके, सोल्यूशन यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आगे है 7th, द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय अ ट्रेन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। तो यहाँ पे सीधे सीधे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकाल लो पहले केस में, फिर उसके बाद वही स्पीड सेकंड केस में रखोगे, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3, और वही स्पीड फिर थर्ड केस में रखोगे y/5 में, तो y का वैल्यू आ जाएगा 150। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 देखते हैं, द 7th टर्म ऑफ द गिवन AP। यहाँ पे तुम्हें AP दिया हुआ है, तो A हो गया तुम्हारा 1/a, फर्स्ट टर्म 1/a है, और कॉमन डिफरेंस तुम अगर देखोगे तो एक का डिफरेंस यहाँ पे +1 होता जा रहा है हर बार। तो वही चीज है, A तुम्हें मिल गया, D तुम्हें मिल गया, an निकालना है A7, तो A7 इज इक्वल टू a + n - 1d करके निकाल लोगे एंड ये कितना आ जाएगा 1/a + 6, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप तुम्हारा सही हुआ होगा। फिर उसके बाद 9th, द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट नॉमिनल वैल्यू 75 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट ऑफ 20% यहाँ पे कीवर्ड है। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू तुम्हारी थी 75, इसमें 20% माइनस कर दो, तो ये हमने सॉल्व करके निकाला, ये आ गया हमारा 60। ये एक शेयर का प्राइस है, ध्यान रखना, एक शेयर तुम्हारा 60 रुपए में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे उस पर्सन ने कितने खरीदे हैं, 15 शेयर्स। तो 15 शेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे
15 इंटू 60 ये हो जाएगा 900। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 देखते हैं। 10th है द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट विच, तो इसका हमें करेक्ट डेफिनेशन बताना है। तो एक्चुअली सर्कम सेंटर होता क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन अ ट्राइंगल। तो ये तुम्हारा सर्कम सेंटर हो जाता है। एंड सर्कम सेंटर से बेसिकली हम सर्कम सर्किल बनाते हैं। तो सर्कम सर्किल वो होता है जो तुम्हारे सारे वर्टिसेस को टच करता हुआ बाहर बाहर ऐसे बनता है, मतलब सर्किल के अंदर ट्राइंगल। तो सोच के देखो, इसका जो सर्कम सेंटर होगा, ये जो सर्कम सेंटर तुम्हारा है, ये कहीं ना कहीं हर वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा? ये तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 11 देखते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 यहाँ पे आइडेंटिटीज दिए हैं। तो पहली वाली आइडेंटिटी तो सबको पता है सही है, सेकंड वाली गलत दे रखी है। तो स्टेटमेंट से यहाँ पे 1 हमारा ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद 12 देखते हैं। इन द गिवन डायग्राम PS एंड PT आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल, SQ इज पैरेलल टू PT एंड SPT हमें दे रखा था 80 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QST का वैल्यू निकालना है। तो देखो, सबसे पहले जब भी 2 टेंजेंट्स ऐसे एक पॉइंट पे एक्सटर्नली मीट कर रही होती हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, PS इज इक्वल टू PT। तो ये बाहर वाला तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, ये हो जाएगा आइसोसेलेस। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे इससे तुम ये दोनों एंगल्स निकाल सकते हो अंदर वाले। ये 50 आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा, दोनों 50-50 हो गए। ओके, नाउ ये 50-50 हो गए। अब हमें पता है कि QS और PT आपस में है पैरेलल, ये तुम्हें दिया हुआ है। SQ और PT पैरेलल हैं, सो दैट इज वाई ये तुम्हारे 2 ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे Z टाइप में। हमेशा जब 2 इस तरह पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल से कट होती हैं, तो ये वाला एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के। ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ये भी तुम्हारा ऊपर वाला ये QST ये भी तुम्हारा हो जाएगा 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर इसके बाद आते हैं 13 पे। 13 में है असर्शन अ डाई इज थ्रोन वंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 2/3। तो ये तो साफ साफ गलत है। एक डाइस में आधे इवन नंबर्स होते हैं, आधे ऑड होते हैं, तो 1/2 आना चाहिए था P इवन। तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर रीजन पढ़ते हैं। द सैम्पल स्पेस फॉर इवन नंबर्स ऑन अ डाई इज 2, 4, 6। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस की बात की गई। अब कई बच्चों ने यहाँ पे बी लगा दिया है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। मैं मतलब 100% तो नहीं बोल सकता, बट मेरी तरफ से यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बिकॉज सैम्पल स्पेस का अगर हम बुक में डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन वाइज सैम्पल स्पेस होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो एक डाइस के लिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी ऑल द नंबर्स, राइट। तो सैम्पल स्पेस फॉर इवन नंबर्स ऑन अ डाई ये नहीं होना चाहिए। तो इवन नंबर तो तुम्हारा एक इवेंट हो गया ना, इवन नंबर तुम्हारा एक इवेंट है। दिस इवन नंबर की जो बात हो रही है, दिस इज एन इवेंट। ओके, इवन नंबर तुम्हारा एक इवेंट है पूरे डाइस का। डाइस का पूरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सैंपल स्पेस आर दी ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ओके, सैंपल स्पेस का यहाँ पे डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रहा है रीजन में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 14th, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज फर्स्ट रोटेटेड अबाउट साइड 11 सेंटीमीटर एंड देन 7 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ सिलेंडर। तो यहाँ पे हमें बताना है द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज। तो यहाँ पे अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो दोनों ही केस में कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होगा, बिकॉज कर्व्ड सरफेस बन किसकी वजह से रहा है? इसी कागज की वजह से ही तो बन रहा है जिसको फोल्ड किया गया है। तुम चाहे ऐसे फोल्ड करो चाहे वैसे फोल्ड करो, कर्व्ड सरफेस एरिया 1:1 के रेशियो में होगा। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। तो सिंपल ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 15th पे। इन द गिवन डायग्राम ABC इज सिमिलर टू PQR। तो यहाँ पे इफ AD एंड PS आर दी बाइसेक्टर्स, तो हमें बताना है क्या यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अगर तुम रीड करके देखोगे तो सिर्फ बी वाला करेक्ट आएगा। ABD वाला तुम्हारा सिमिलर हो जाएगा PQS के, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बन जाएंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स में, ABD में और PQS में ही आएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा और सारे रॉन्ग है और सब इधर उधर के यहाँ पे सिमिलैरिटीज बता रहा है। तो ये तुम्हारा करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो, AB के करेस्पॉन्डिंग PQ, AD के करेस्पॉन्डिंग PS, इस तरह। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स का आया, मैंने कहा था मैट्रिक्स के ऊपर आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, एंड 2x2 से बड़ी मैट्रिक्स नहीं देंगे। तो सिंपल है, 4 मार्क्स का सवाल है, कर लिया होगा तो 4 मार्क्स मिल गए होंगे। तो सिंपल था, यहाँ पे तुमने मल्टीप्लाई किया होगा A इंटू बी करके, और मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया। देख लो यहाँ पे A इंटू बी करोगे ये आएगा, और फिर ये इज इक्वल टू सी हो जाएगा। बस यहाँ पे तुम्हें कंपैरिजंस करने हैं। तो 4x इज इक्वल टू 4 रखोगे, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे 4 + y इज इक्वल टू x में x की वैल्यू 1 रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, y का वैल्यू आ जाएगा -3। तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। सो आई होप मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा पूरा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अभी सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट हमारा है मेंसुरेशन का, एंड ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाल्व्स। तो तुम्हारे पास में यहाँ पे एक मेटालिक सिलेंडर है जिसको 2 हिस्सों में ऐसे कट कर दिया गया है वर्टिकली अलोंग इट साइड्स। यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है। तो एक तुम्हारा ये ओरिजिनल सिलेंडर है जिसको 2 हिस्सों में ऐसे कट कर दिया गया है, चाकू से काट दिया गया 2 हिस्सों में,
द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर तुमको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट तुमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोथ हाफ्स। अब यहाँ पे तुम्हें यही समझना है कि कैसे निकालोगे। तो देखो समझ के देखो, जो तुम्हारा ओरिजिनल वाला सिलेंडर है उसको बीच से जब काटा गया तो बस यहाँ पे एक ही सरफेस, ये बीच वाला ही तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ओके, जो ये बीच वाला सरफेस तुमको दिख रहा है बस यही तो क्रिएट हो गया। एंड ये है क्या, ये तुम्हारा बीच वाला सरफेस है, ये ऊपर तो ये डायमीटर हो गया, दिस इज दी डायमीटर। एंड इसमें जो ये इसकी हाइट है, लंबाई, ये तुम्हारा h है बेसिकली। तो यही चीज तो इसमें तुम्हें ऐड करनी है, बस यही तुम्हें एरिया ऐड कर देना है और ये 2 बार होगा इंटू 2, बिकॉज ये दोनों ही हाफ पीसेज में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है। तो एक तुमको ओरिजिनल सिलेंडर का यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल लेना है, टोटल सरफेस एरिया, और इसमें प्लस कर देना है ये तुम्हारा इसका वाला एरिया। तो ये दोनों ऐड कर दोगे बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे अलग से सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये तुम्हारा कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे ये तुम्हारा एक्चुअल वाला सिलेंडर है, ओरिजिनल वाला, मान लो इस तरह। ओके, ये तुम्हारा एक्चुअल सिलेंडर है, इसका अपना कुछ एरिया होगा, टोटल एरिया, एंड उसको हम लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे इस वाले सरफेस का ये वाला एरिया, ये वाला हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो मैंने नीचे फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ओरिजिनल वाले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना, 2πr प्लस r, ये होता है। फिर उसके बाद में ये जो तुम्हारा ये पीस दे रखा है हाफ पीसेस, इसमें देखो एक एक्स्ट्रा ये वाला सरफेस एरिया जो आएगा, ये वाला डायमीटर इंटू h, ये हमने ऐड कर दिया है। और ये क्योंकि दोनों में होगा इसलिए 2 लगाना जरूरी है, ट्वाइस ऑफ h इंटू डी, बिकॉज दोनों पीसेज में, दोनों हाफ पीसेज में एग्जिस्ट करेगा। तो बस यहाँ पे सारी वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू 7/2, बिकॉज रेडियस तुम्हारा नहीं दिया था, डायमीटर दिया था, और h प्लस r 10 प्लस 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 7, डायमीटर यहाँ रखोगे अगले वाले केस में। तो बस इसको सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा आ जाएगा 437 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सर्फेस एरिया। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। अब इसके बाद देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में तुम्हें बताया भी था दैट इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉस्ट वाले। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा एरिया इंटू रेट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे एरिया जितना तुम्हारा सरफेस एरिया आया है टोटल वाला वो रखोगे, रेट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा था 30, ये रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 437 इंटू 30, जो कि आ जाएगा ₹13,110। तो इतना रुपए लगेगा टोटल जो तुम्हारा 2 हाफ्स थे सिलेंडर के उनको पेंट करने का। सो आई होप ये भी तुम्हारा सही हो गया होगा। यहाँ पे दोनों ही आंसर, मतलब दोनों पार्ट के आंसर कितने बच्चों के सही हुए हैं ये नीचे तुम लोग कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसके अगले पार्ट की तरफ। सो अगला जो हमारा पार्ट है दैट इज पार्ट 3, और ये तुम्हारा जीपी के ऊपर आया है। हर बार एपी पे क्वेश्चन आता था एंड इस बार जीपी पे क्वेश्चन करा गया है। तो यहाँ पे तुम्हें एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है जिसके ऊपर क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस जीपी इन टर्म्स ऑफ n। तो यहाँ पे हो जाएगा an इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर n-1 विच इज इक्वल टू 15। तुम्हारा a हो गया, यहाँ से पहचान सकते हो ये तुम्हारा a है, और r तुम निकाल सकते हो कोई भी आगे का टर्म में से पीछे वाला टर्म डिवाइड करके, r2 आ गया। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 रेज टू द पावर n-1, दिस इज दी an या जनरल टर्म। और उसके बाद बी पार्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव दी सम 945। तो यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे क्योंकि आर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एसएन इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n-1 एंड डिवाइड बाय r-1। सारी वैल्यू रखें, यहाँ पे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे एंड यहाँ पे लास्ट में पावर के फॉर्म में कंपेरिजन करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n एंड यहाँ पे n तुम्हारा आ जाएगा 6। तो 6 टर्म्स तुम्हें लगेंगे तब जाके तुम्हारी इस जीपी का सम 945 होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पे क्वेश्चन है फैक्टराइज, और यहाँ पे फैक्टराइज करना है तुम्हें। कोई पॉलिनोमियल नहीं है तुम्हारे पास में, ये इक्वेशन है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो फैक्टराइज करके आया है बट थोड़ा अलग तरह से आया है। एंड ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी दैट एक फॉर्मूला मैंने कल तुमको दिखाया था, याद करो, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। एंड देखो वही यूज हुआ है, जिसने इसने वाला फॉर्मूला याद करके जो गया होगा उसके लिए होता नहीं है, एक लग काम कर गया और 4 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में आ गए होंगे। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता है तभी इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें कल बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तुम्हारा हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये तुमको आता था बड़े आराम से वाला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 मार्क्स तुम्हें पॉकेट में मिल गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस ये तुम्हें लिख देना था। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आखिरी वाले ब्रैकेट में हो जाएगा, और बस यहीं पे तुम्हारा ये फैक्टराइज हो गया।
तो एक पार्ट का आंसर तुम्हें यहाँ पे हो गया और 2 मार्क्स आई थिंक इसके लिए तुम्हें मिल जाएंगे, 1.5 से 2 मार्क्स। फिर उसके बाद अगले पार्ट में मतलब इसी क्वेश्चन के अगले हाफ में कहा गया है कि प्रूफ करके दिखाओ दैट यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये तुम्हारा 1 के बराबर होगा। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, तो LHS से स्टार्ट करेंगे, ये हमने रखा। फिर उसके बाद साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाला है ये उठा के रख देना है यहाँ पे। तो बस इसको जैसे ही फैक्टराइज वाला यहाँ पे उठा के रखोगे तो दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा पूरा पूरा, तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, आगे तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा जो कि प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू द RHS एंड ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह कुछ हमें इसको प्रूव करना था। पूरा देख लो इसको एंड कितने बच्चों का ये सही हुआ और कितने बच्चे यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ के गए थे ये नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी का पार्ट 2 एंड यहाँ पे ये सर्कल्स का था। सो यहाँ पे in the given diagram O is the center of the circle and PR and PT are two tangents, ये tangent वाला है, and drawn from the external point P and touching the circle at Q and S respectively. MN is diameter of the circle given that PQM is equal to 42 degree and PSM is equal to 25 degree. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? So first part में यहाँ पे हमसे पूछा गया है OQM, तो OQM कौन सा एंगल है? ये वाला OQM, ये वाला, इस एंगल को हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमें ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो ये रेडियस है OQ, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर हो जाएगी ये P वाले टेंजेंट के। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम 90 माइनस 42 करेंगे तो हमें अंदर वाला एंगल मिल जाएगा, तो बस ये आ जाएगा 48, सिंपल है। फिर बी पार्ट देखो, हमें एंगल QNS निकालना है। QNS कहाँ पे है? QNS, ये पूरा जो साइड वाला N वाला एंगल दिया है पूरा, तो ये हम निकालेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट लगाओगे तो अंदर वाला ऊपर वाला एंगल 42 हो जाएगा और फिर ऑल्टरनेट सेगमेंट नीचे के लिए लगाओगे तो 25 तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। सो दोनों एंगल्स को हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये दोनों प्लस करके, इन दोनों को ऐड कर दो, ये सिंपल तुम्हारा आ जाएगा 67। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 डिग्रीज। आई होप सही हुआ होगा तुम्हारा। फिर इसके बाद अगला है एंगल QOS। QOS कहाँ पे है? QOS, ये सेंटर वाला एंगल। तो ये सेंटर वाला एंगल तुम्हारा सर्किल के एंगल थ्योरम से आएगा, जहां पे एंगल प्रॉपर्टी से आएगा, जहां पे मैंने बताया था कि सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस पे 67 फॉर्म हो रहा है सेम सेगमेंट से, और सेम सेगमेंट का तुम्हारा सेंटर वाला एंगल तुम्हें बताना है, तो ये ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 134। फिर उसके बाद डी वाला देखो QMS, ये तुम्हारा हो जाएगा QMS कौन सा एंगल है? QMS, ये वाला, ये एंगल तुम्हें बताना है। तो ये एंगल तुम साइक्लिक प्रॉपर्टीज का यूज करके लगा सकते हो। यहां पे जो ऑपोजिट तुम्हारा साइड है वो और ये दोनों ऐड करके 180 आएंगे, तो 180 माइनस जो सामने वाला एंगल यानी कि 67 डिग्री है QNS वाला, तो वो माइनस करके तुम इसको निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 113। सो इसी तरह इसको निकाल लेंगे, इस तरह सारे हम आंसर्स निकाल लेंगे। ध्यान रखना भाई, जितने भी यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए हैं इसके रीजंस जरूरी हैं, जब कंप्लीट रीजंस लिखे होंगे तब जाके तुम्हें ये 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है रिफ्लेक्शन का। सो यहाँ पे यूज अ ग्राफ शीट, ग्राफ पे ही हमें इसे ड्रॉ करना था, यूज अ ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पे तुम्हें स्केल भी दिया हुआ था, यूनिट अलोंग दी एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट में लेना था। मैंने बोला था बड़ा वाला ग्राफ यहाँ पे आता है जिसमें 2 mm के तुम्हारे यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे। फिर उसके बाद में यहाँ पे है ए पार्ट, प्लॉट A, B एंड C। तो इसको मैंने बना के रखा है, मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तो इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना था XY एक्सिस बनाने के बाद में, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट कराना था B और C को अलोंग दी Y एक्सिस। तो देखो कैसा बनेगा ये कुछ इस तरह का बन के आएगा, ठीक है। इसमें तुम्हें इस तरह करना था दैट यहाँ पे XY एक्सिस इस तरह बनेंगे। मैंने इस तरह देखो प्लॉट कर लिया है। A पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा तुम्हारा 0,3 पे, फिर तुम्हारा B प्लॉट हो जाएगा 2,1 पे, और C पॉइंट कहीं ना कहीं प्लॉट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। ये C पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे प्लॉट हो गया। फिर उसके बाद आगे इसने कहा था दैट B और C को Y एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कराओ। तो Y एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कराओगे तो B और C रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएंगे? B तुम्हारा इधर बन जाएगा। ओके, इसको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये तुम्हारा B यहाँ पे बन जाएगा रिफ्लेक्शन होने के बाद B डैश, और C का रिफ्लेक्शन जब इधर कराओगे तो ये तुम्हारा इधर साइड बन जाएगा Y एक्सिस के लेफ्ट में, ठीक है। तो ये हमने रिफ्लेक्शन भी करा लिया, सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में बोला गया है रिफ्लेक्ट पॉइंट A इन दी लाइन BB डैश। अब BB डैश जो हमने लाइन B और B डैश पॉइंट बनाए हैं उससे हम एक लाइन ऐसे जोड़ेंगे। B डैश ये हो गया, B ये हो गया, दोनों का लाइन ऐसे जोड़ेंगे तो A पॉइंट जो ऊपर है वो कितना ऊपर है इससे उतना ही नीचे यहाँ पे क्या बन जाएगा? A डैश। इस तरह हम A डैश को बना लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो देखो कैसे होगा, ये जो BB डैश वाली लाइन है, ये जो BB डैश वाली लाइन है
इससे तुम्हें रिफ्लेक्ट कराना है ए को, इससे ए कितना ऊपर है, 2 यूनिट ऊपर, तो इससे 2 यूनिट नीचे यहाँ पे ए डैश बन जाएगा। यही रूल मैंने तुम्हें बताया हुआ है। तो बस इस तरह इसको बना लोगे, ए डैश भी बन जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, ये हो जाएगा 0,-1। जो चीज पूछी गई है वो चीजें तुम्हें लिखनी भी है कोऑर्डिनेट्स में, ध्यान रखना आंसर में। फिर इसके बाद अगला पार्ट लास्ट क्या हमसे कहा गया था, लास्ट पार्ट हमसे पूछा गया है जॉइन द पॉइंट्स ए बी और ए डैश बी डैश, और उसके बाद हमें नाम देना था गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द क्लोज फिगर सो फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ए बी ए डैश बी डैश इनको ज्वाइन करते हैं। तो देखो ए बी, यहाँ पे ए को ज्वाइन किया बी से, फिर उसके बाद ए डैश बी डैश, ऐसे ही बोला था उसने, ए फिर उसके बाद बी फिर उसके बाद ए डैश और बी डैश। तो इस सीक्वेंस में ज्वाइन करोगे कुछ ऐसा फिगर बन के आ जाएगा। अब इस फिगर को हम क्या कहेंगे, ये जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है इसको तुम एग्जैक्टली क्या बोलोगे, कहने को ये रोम्बस है, रोम्बस एक्चुअली है भी है, बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए से ए डैश तक का लेंथ, ये जो लेंथ है दिस इज 4 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक अगर तुम देखोगे लंबाई इसकी, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये तुम्हारी है 4 यूनिट्स की, और यहाँ पे अगर तुम इसकी विड्थ देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ये भी तुम्हारी 4 यूनिट्स की हैं। ओके, तो जिस केस में तुम्हारे रोम्बस के दोनों ये डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, वहां पे तुम इसको रोम्बस भी कह सकते हो, स्क्वायर भी कह सकते हो। तो ये स्क्वायर भी है, तुम स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो भाई ध्यान रखना इस चीज का, दोनों आंसर्स यहाँ पे पॉसिबल है, जिसने स्क्वायर लिखा है उसका भी सही है और जिसने रोम्बस लिखा है उसका भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर हमारा बन के आ रहा है, यहाँ पे अगर तुमने रोम्बस लिख दिया है वो भी सही आंसर है, गलत नहीं है, और अगर एग्जैक्टली स्पेसिफिकली तुम कहोगे तो ये रोम्बस का एक स्पेशल केस है विच इज स्क्वायर बिकॉज बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ये हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा सही हुआ होगा। सो बस इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। अब इसके बाद अगर तुम सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहते हो तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5K लाइक्स का, तो 5K लाइक्स जल्दी से पूरे कर दो, जल्दी जल्दी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड लाइक यहाँ पे करवाओ। एंड जैसे ही 5K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं यहाँ पे सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। सो तुम्हारे कितने क्वेश्चन सेक्शन ए में सही हुए हैं ये तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बेशक पूछ सकते हो, राइट। सो इसके बाद अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।